नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। भाई शेयर बिना किए तो बात बनेगी नहीं, तो इसलिए जल्दी से शेयर कर दो सेशन को। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जो लोग जुड़ गए हैं वो शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए विचार पे आ जाते हैं, विचार पढ़ लेते हैं। जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते हैं, वो चीज़ों को अलग तरह से करते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है और आपकी लाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली लाइन है ये। जो जीतने वाले हैं वो अलग चीज़ें नहीं करते हैं, कोई मंगल ग्रह के प्राणी नहीं है, वो बस चीज़ों को अलग तरह से करते हैं। वो जो जीतने वाले लोग होते हैं, चीज़ें वही हैं सबके पास वही बुक्स हैं, वही पेन हैं, वही सब कुछ हैं। बस क्या है, वो उन्हीं चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। अलग तरीके से कैसे करते हैं कि आप, एक बच्चा है वो 1 2 3 4 ऐसे बुक इकट्ठी कर लेता है। किसी ने बता दी वो बुक ले लो, किसी ने बता दिया वो बुक, उस बुक को भी खरीद लो, उसको भी पढ़ो, उसको भी पढ़ो। एक तो कन्फ्यूजन हो गया, 4 बुक एक ही सब्जेक्ट की खरीद ली। और एक बच्चा है वो एक ही बुक को 4 बार पढ़ रहा है। इस बात में बहुत अंतर है। चीज़ें वही हैं, बुक आप भी पढ़ रहे हो, बुक वो भी पढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, चीज़ें नहीं बदली हैं, लेकिन चीज़ों को अलग अलग तरह से किया जा रहा है ना। 4 चीज़ें मत पढ़ो, लेकिन एक को 4 बार पढ़ो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा। एक चीज़ को यदि 4 बार पढ़ोगे तो, एक ही प्रश्न को आप 4 बार पढ़ लो तो शायद आपको प्रश्न के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए कि ये प्रश्न आखिर पूछ क्या रहा है, और आप उस प्रश्न को कभी ना भूलो। लेकिन एक जैसे ही प्रश्न तुम 4 बुकों में पढ़ लो तो इससे तो कन्फ्यूजन होगा ना। तो चीज़ें बहुत सारी नहीं करनी है, अलग करनी नहीं है, अलग करने का मत सोचो, लेकिन चीज़ों को अलग तरह से करो, अपनी तरह से करो। जैसे आपका मन कर रहा है बस वैसे करो, दूसरे की तरह मत करो, ठीक है। आप खुद को जितना खुद जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता है। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। आज का प्रश्न है हमारा, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, पहले सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। सर्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दो। भाई मैं बार बार कहती हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, आपको पहले से ही शेयर कर देना चाहिए, है ना। हमारा टीचर का धर्म है पढ़ाना बच्चे को, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपना धर्म पूरा नहीं कर रहे हैं। आपका धर्म है सेशन को लाइक शेयर करना, वो आप बिल्कुल पूरा नहीं करते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आंसर ले लेते हैं इसका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कैसे है गुणवाचक, ये एक बार हम देख लेते हैं। पहले हम प्राचीन का अर्थ जान लेते हैं। प्राचीन का मतलब होता है पुरातन या पुराना, ठीक है। जो कभी बहुत साल पहले अस्तित्व में आया हो उसे कहते हैं प्राचीन, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें गुणवाचक विशेषण कैसे है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रूप, रंग, स्वभाव आदि का बोध कराते हों उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम गुणवाचक विशेषण में क्यों रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं इसे गुणवाचक विशेषण में। उदाहरण से समझ लेते हैं। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। प्राचीन क्या हो गया, उस मंदिर की
विशेषता बता रहा है, वो भी कौन सी? गुण वाली। प्राचीन मंदिर है ना। ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? प्राचीन ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है। इसके बारे में ये गुण बता रहा है, इसका गुण है, प्राचीन है वो। मेरे पास नीली कार है। नीली क्या है? ये गुण बता रहा है कार का। कार कैसी है? नीली है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? संज्ञा मैंने पहले भी कराया है आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं चाहती हूँ ये प्रश्न सभी का सही होना चाहिए, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। जल्दी से आप आंसर दीजिए इस प्रश्न का। मेरे सेशन में आपको कोई भी दिक्कत हुआ करे, आप कमेंट बॉक्स में उस बात को लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसका समाधान ज़रूर करूँगी। किसी प्रश्न पे कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? इसमें गाय होगी, पहाड़, यमुना या आम? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सी। यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जिससे बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ गंगा होता तो भी व्यक्तिवाचक होती, किसी का नाम होता तो भी व्यक्तिवाचक होती। ठीक है, लेकिन गाय क्या है? अब इसको देख लेते हैं। गाय है जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ क्या है? पहाड़ भी एक जातिवाचक संज्ञा है। आम क्या है? ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, किसी एक आम का नाम ले लेता। अच्छा, हम इसे पहचानते कैसे हैं ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आप एक इस यमुना को वाक्य में प्रयोग करो। मतलब ऐसे देखें हम, गाय, कौन सी गाय? हमें नहीं पता ना कौन सी गाय। गाय तो बहुत सारी हो सकती हैं। पहाड़, कौन सा पहाड़? हमें नहीं पता ना कौन सा पहाड़ है। आम, कौन सा आम? आम तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? ये नदी तो है, लेकिन नाम दिया हुआ है। कौन सी नदी? यमुना नदी, है ना। कौन सी, जहाँ इस कौन सी का आपको जवाब मिल जाए वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, प्रश्न ना उठे। और तीनों ऑप्शन को देख सकते हैं आप। इन तीनों ऑप्शंस में क्या हो रहा है? प्रश्न उठ रहा है। गाय, कौन सी गाय? पहाड़, कौन सा पहाड़? या आम, कौन सा आम? लेकिन इस यमुना वाले ऑप्शन पे प्रश्न नहीं उठ रहा। कौन सी नदी? तो आप बता सकते हैं भाई यमुना नदी। तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, आंसर होगा इसका सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं एक वर्ग को हर वीडियो में लेती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं इस तरह के और इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को जिन्होंने नहीं पढ़ी है वर्णमाला। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। ट वर्ग में कौन सा नहीं आएगा? आप इसके लिए, जिस वर्ग के लिए पूछा है उस वर्ग को पूरा पढ़ सकते हैं। ऐसे अनायास से हम सबको आते होंगे, और ना आते हैं तो भाई याद कर लो, ये तो अब ज़रूरी है ही। फिर से फर्स्ट क्लास में पहुंच जाइए। चलिए आंसर ले लेते हैं ट वर्ग को पढ़ के। क्या होगा हमारा आंसर? होगा इसमें सी। घ जो है ये ट वर्ग में नहीं आता है, ये क वर्ग में आता है। ठीक है, और जो सभी वर्ण दिए हुए हैं ठ, ढ, ण, ये क्या है? ये ट वर्ग में आते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विदुषी होता है, विद्वंती होता है, विद्यामती होता है,
या विद्यावती होता है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ए। विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो विद्योषी होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द हमें देखना है कौन सा होता है तत्सम। धरती, गणना, नारियल या कांच? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न में एक बहुत ही रोचक बात है, मैं उसे बताऊंगी आंसर लेते टाइम। आप जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पहले तत्सम शब्द हमें ढूंढना है, तो आपको जो इनमें संस्कृत जैसा शब्द लग रहा हो आप उसको चयन कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं आंसर देने के लिए। चलिए, बहुत हद तक लोग इस प्रश्न पे गलत दिशा में जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, आंसर सबको पता चल जाएगा। आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर क्या होगा इसका? होगा बी आंसर। ठीक है, गणना जो होता है हमारा क्या होता है? ये तत्सम होता है। ठीक है, लेकिन ये धरती जो है ये तद्भव है। इसका धरती का तत्सम क्या होता है? धरणी होता है। ठीक है, धरणी होता है इसका। नारियल का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? नारिकेल। ठीक है, नारिकेल होता है इसका तत्सम। सबसे रोचक बात यहाँ पर है, कांच जो है ये आपको तत्सम लग रहा होगा, लेकिन ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। इसका तत्सम होगा, कांच ऐसे लिखा हुआ होगा, वो इसका तत्सम होगा। ठीक है, जब अनुनासिक चिन्ह लगा हो तो वो तद्भव होगा कांच में, सिंपल लिखा हुआ हो तो वो तद्भव हो, तत्सम होगा। इसमें उल्टा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें। ये जो लिखा हुआ है कांच ये तद्भव है, ये वाला जो कांच है इधर लिखा हुआ है ये तत्सम है। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा और आगे से आप कभी गलत नहीं करेंगे। आंसर था हमारा गणना। गणना क्या है? इसमें तत्सम शब्द है और बाकी सब क्या है? तद्भव है। गणना का जो तत्सम होता है वो तद्भव होता है, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या होता है? गिनती। गणना तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? गिनती। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस प्रश्न को आप एकदम लड्डू कह सकते हैं। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है ये। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि, अति, अन या अब? उपसर्ग जो मूल शब्द से पहले लगा हो उसे कहते हैं उपसर्ग। चलिए आंसर ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अति उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? इसमें वाच्य पूछा है, श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? कृत वाच्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है या आकृत वाच्य है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, कौन सा वाच्य है। वाच्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी एग्जाम में एक प्रश्न आता है इनसे,
अक्सर बच्चों का गलत हो जाता है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, कर्म वाच्य है। कर्म वाच्य कैसे है एक बार ये देख लेते हैं। श्वेता क्या करती है? श्वेता के द्वारा क्या हो रहा है? खाना खाया जा रहा है। क्या हो रहा है? खाना खाया जा रहा है। इसमें श्वेता के द्वारा खाने पर जोर दिया जा रहा है, तो क्या है इसमें? कर्म वाच्य है। ठीक है, श्वेता के द्वारा खाना खाए जाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या है? कर्म वाच्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पंचवटी में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। समास विग्रह कीजिए पहले। क्या होगा इसका समास विग्रह? 5 वटों का समाहार। वटों का समाहार। ठीक है, जहां 5 वटों का समाहार होता है वहां क्या होता है? पंचवटी होती है। तो क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, द्विगु समास होगा, 5 वटों का समाहार। द्विगु समास की पहचान क्या होती है? इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और दूसरा वाला जो पद होता है वो अंतिम पद संज्ञा होती है। वट इसमें संज्ञा है और 5 क्या है? संख्यावाचक है। तो इसमें क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। लेकिन इस समास में एक और प्रॉब्लम है। कभी कभी द्विगु ऑप्शन में नहीं दिया होता है, बहुव्रीहि ऑप्शन में होता है ओनली, तो आपको बहुव्रीहि लगा देना है। बहुव्रीहि पंचवटी में क्यों होता है ये भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि पंचवटी एक विशेष स्थान है, आपको भी पता होगा पंचवटी विशेष स्थान है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास भी हो जाता है। ठीक है, विशेष स्थान के लिए जो भी कोई विशेष स्थान होता है उसमें बहुव्रीहि समास हम लगा देते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो। और इसमें बहुव्रीहि समास भी लगा सकते हैं यदि द्विगु ना हो ऑप्शन में तो, लेकिन सबसे पहले इसमें द्विगु समास ही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये अपवाद टाइप में आता है, अपवाद समझ सकते हैं इसको, बहुव्रीहि में अपवाद में आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द? दंतचित, दंतक, ताज्य या दंपत्ति? जल्दी से आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? चलिए आंसर ले लेते हैं। आसान प्रश्न है, इसका आंसर तो सभी का आ जाना चाहिए। चलिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, दत्तक पुत्र होता है। गोद लिए हुए पुत्र के लिए क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम एक बार शुरू से देख लेते हैं इनका अर्थ क्या होता है, कभी ये भी आ जाए। दंतचित किसे कहते हैं? किसी काम को चित लगाकर करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे दंतचित कहते हैं। ठीक है, ताज्य किसे कहते हैं? जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? हम ताज्य कहते हैं। कोई वस्तु है या व्यक्ति है जिसे त्याग देना उचित हो उसे ताज्य कहते हैं। दंपत्ति कहते हैं पति पत्नी का जोड़ा, उसे दंपत्ति कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, धवल शब्द का अर्थ नहीं है।
धवल शब्द का अर्थ क्या नहीं है ये आपको बताना है। श्वेत, फिटकरी, निर्मल या स्वच्छ। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। धवल शब्द का अर्थ क्या नहीं है? श्वेत नहीं है, फिटकरी नहीं है, निर्मल नहीं है या स्वच्छ नहीं है। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल ऐसे प्रश्न भी हिंदी में आने लगे हैं, थोड़े रीजनिंग टाइप के। चलिए आंसर ले लेती हूँ इसका। इस प्रश्न को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि धवल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो शायद आपके लिए आसान हो जाता ये प्रश्न। धवल शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। श्वेत जो है ये धवल शब्द का पर्यायवाची है, निर्मल भी धवल शब्द का पर्यायवाची है, स्वच्छ भी धवल का पर्यायवाची है, या ये तीनों धवल के अर्थ हैं। लेकिन बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, फिटकरी धवल का पर्यायवाची अर्थ नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्या है? धवल शब्द के पर्यायवाची हैं लेकिन फिटकरी नहीं है। फिटकरी क्या है? फिटकरी जो है एक मिश्रण रासायनिक है, एक ऐसा मिश्रण है जो रासायनिक है और किस चीज़ के लिए काम आता है? ये औषधि तथा पानी को अलग करने के लिए, स्वच्छ करने के काम में आता है। ठीक है, एक मिश्र रसायन है ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आपने बुलाया होता तो अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपने बुलाया होता तो अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताना है। संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है या आज्ञावाचक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आपने बुलाया होता तो अवश्य आते, इसमें क्या है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। संकेतवाचक वाक्य है ये। कैसे है संकेतवाचक, ये और देख लेते हैं। आप संकेतवाचक वाक्य में एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होता है। आपने बुलाया होता तो अवश्य आते, मतलब समझ रहे होंगे आप, इनवाइट ही नहीं किया यार, निमंत्रण नहीं था, कैसे आते, वो वाला भाव है इसमें। संकेतवाचक है, उसकी ओर हम संकेत कर रहे हैं कि भाई निमंत्रण नहीं है तो कैसे जा सकते हैं, है ना। निमंत्रण होता तो जाते, दावत खा जाते, रसगुल्ले खा लेते, है ना। तो इसमें क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य होगा। आपने बुलाया होता तो अवश्य आते। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। ऐसा जोड़ा चुनना है जो एक दूसरे का विलोम ना हो, मतलब 3 जोड़े ऐसे हैं इनमें जो एक दूसरे के विलोम हैं। पहले प्रश्न को सही तरह से पढ़ा करो, उसको समझा करो, तब उसका आंसर दिया करो। कदाचार दुराचार, गौरव लाघव, गरिमा लघिमा, अभिज्ञ अनभिज्ञ। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। लगा लो भाई, तुक्का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तुक्का लगाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका ए, कदाचार और दुराचार।
बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये तो एक दूसरे के विलोम हैं, लेकिन क्या क्या है कि एक दूसरे के विलोम नहीं है। कदाचार और दुराचार शब्द समानार्थी शब्द हैं, एक जैसे ही तो शब्द हैं कदाचार और दुराचार। इसका विलोम कदाचार का क्या होता है? सदाचार होता है। ठीक है, यदि सदाचार होता है तब विलोम होता, कदाचार और दुराचार तो एक ही बात हो गई। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। गौरव लाघव ये विपरीत हैं एक दूसरे के। गरिमा लघिमा ये भी एक दूसरे के विलोम है। अभिज्ञ अनभिज्ञ ये भी एक दूसरे के विलोम हैं, लेकिन कदाचार और दुराचार ये समानार्थी शब्द हैं। विलोम होता तो इसमें सदाचार होता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये प्रश्न तो सभी को आता होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने ये बहुत बार करवा दिया है। कम से कम 5-6 बार तो मैंने ही करवा दिए हैं ऐसे प्रश्न। किसने किसको क्या कहा है, ये प्रश्न मैंने करवा दिए हैं 5-6 बार। इसका आंसर सभी का सही होना चाहिए। मैं इसको ऐसे प्रश्न ज़्यादातर इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और बच्चे क्या होता है इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न को बार बार ले लेती हूँ। चलिए आंसर दीजिए इसका। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल संकार्त्य जी ने? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? हाँ लगाओ लगाओ, हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाओ सब। आंसर होगा इसका सी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था आदिकाल को वीरगाथा काल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल को आदिकाल ही रहने दो, आदिकाल ही ठीक लग रहा है मुझे, तो इन्होंने आदिकाल ही कहा था। ठीक है, लेकिन राहुल संकार्त्यान ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था सिद्ध सामंत काल। वीरगाथा काल, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। ठीक है, वीरगाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ पूछा है। क्या होगा कोयले की दलाली में मुंह काला? चलिए प्रश्न है हमारा, कोयले की दलाली में मुंह काला, क्या इसका अर्थ होगा कोयले की दलाली में मुंह काला? ये पूछा है प्रश्न ने। कोयले का व्यापार, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका? कोयले की दलाली में मुंह काला। चलिए आंसर ले लेते हैं। ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, बुरे काम से बुराई मिलना, कोयले की दलाली में मुंह काला। गलत करोगे तो गलत ही फल प्राप्त होगा, बुरे काम करोगे तो बुराई ही मिलेगी। ठीक है, अब कोयला काला होता है, इसकी दलाली करोगे तो मुंह तो काला होगा ही भाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ पूछा है। सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। सफलता समय पर आता है, आती है होनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं है, सब सफलता समय पर आती है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा?
हथेली पर सरसों नहीं जमती। आपने आज ही किसी चीज़ का फॉर्म भरा है और कल ही आपसे कह दिया जाए कि आपका एग्ज़ाम है, आप क्या करोगे? एग्ज़ाम दे लोगे? नहीं दे पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको तैयारियां करनी पड़ती हैं ना, पढ़ना होता है, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? यार इतनी जल्दी क्या हथेली पे सरसों जमा लूँ मैं, है ना? तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब कोई काम नहीं हो सकता। तो हथेली पे सरसों नहीं जम सकती है। सरसों के लिए खेत की ज़रूरत होती है और उसमें बीज डाला जाता है, जब जाके सरसों उगती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, समास कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता है भाई, आप बताइए जल्दी से क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब लड्डू बहुत खा लिए हो तो इसको कुछ और कह सकते हैं आप, बर्फी कह लो। चलिए आंसर ले लेते हैं। अब दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं हम? आंसर होगा हमारा ए, संधि कहते हैं। ठीक है। अब यदि ये प्रश्न ऐसा होता, दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते? तो हम कहते कि इसका ऑप्शन समास वाला ठीक है, समास होगा ये। दो शब्दों के मेल से क्या होता है? समास होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। उपसर्ग जो मूल शब्द से पहले लगा हो उसे उपसर्ग कहते हैं, मूल शब्द के बाद में जो लगा हो उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। दयानंद शब्द दिया हुआ है और पूछा है इसमें संधि बताइए। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सी संधि है? प्रश्न ये भी आसान है और महत्वपूर्ण भी है, आया है एग्जाम में कई बार। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दया प्लस आनंद। अब शायद आपका प्रश्न बहुत आसान हो गया है, अब आप सब बता देंगे। इसमें संधि का नाम कौन सी संधि होगी? दया प्लस आनंद। विद्यालय वाला ही तो हो रहा है पूरा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दयानंद में दया प्लस आनंद संधि विच्छेद है, इसका दीर्घ संधि है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, साखी के रचयिता हैं। रसखान है, सूरदास हैं, कबीरदास हैं या रहीमदास हैं? जल्दी से आपको आंसर देना है, कौन से दास हैं? रसखान है, कौन है? साखी के रचयिता, ये जिसकी भी रचना है बहुत महत्वपूर्ण रचना है। जल्दी से आप आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर बिल्कुल सही होगा। साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास हैं। साखी, सबद, रमैनी कबीरदास की बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, थोता चना बाजे घना। इसका अर्थ पूछा है। क्या होगा इसका अर्थ? थोथा चना बाजे घना, बहुत अधिक बोलना, ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, बहुत शोर करना। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सब इसको यूज भी करते हैं।
चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी, ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, थोता चना बाजे घना। दिखावा जो बहुत लोग बहुत करते हैं, होता कुछ नहीं है लेकिन दिखावा ही दिखावा होता है, वो इस श्रेणी में आते हैं, थोता चना बाजे घना। चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा गूलर का फूल होना। इसका अर्थ पूछा है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। गूलर का फूल होना, कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई ना देना, व्यर्थ की बात करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है ये, और बेहद ही अच्छा प्रश्न है। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर तो भाई बिना कहे ही कर दिया करो, अच्छी बात नहीं होती है, मैं रोज बोलती हूँ। अच्छे बच्चे बन जाओ लाइक शेयर करके। लाइक शेयर ही नहीं, पढ़कर भी। चलिए, गूलर का फूल होना। आपने कभी गूलर का फूल देखा है? किसी ने नहीं देखा होगा। गूलर का पेड़ जिसके घर में होगा उसने भी गूलर का फूल नहीं देखा होगा। अब ये मत कहना कि गूलर पे फूल आता ही नहीं है, आता है, लेकिन गूलर का फूल देखा किसी ने नहीं है। क्या हो गया इसका आंसर? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कभी भी दिखाई ना देना। गूलर का फूल किसी को दिखाई नहीं देता, ठीक है। सेशन को इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद।